गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा पिछली वीडियो में हम लोगों ने कृष्णिका के बारे में पढ़ा था। आदर्श कृष्णिका मैंने आपको बताई थी कि आदर्श कृष्णिका वो वस्तु होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाले संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ का विकिरण नियम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका स्टेटमेंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो इसका प्रूफ है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट के लिए, किसी निश्चित ताप पर किसी दी हुई तरंग दैर्ध्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता को, क्योंकि एमिशन पावर होती है इसलिए स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं तो ई लैम्डा, तथा अवशोषण क्षमता मतलब एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए लैम्डा। इन दोनों का अनुपात नियत होता है, कांस्टेंट होता है, और ये किसके बराबर होता है? उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के लिए हम कैपिटल ई ले लेते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट याद ना हो, आप इसको याद रखिए, यहाँ से आप स्टेटमेंट अच्छे से याद कर सकते हैं। निश्चित ताप पर दी हुई तरंग दैर्ध्य के लिए उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात एक ही होता है, और वो किसके बराबर होता है? आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। अब इसका प्रूफ के लिए हमने मान लिया कि एक वस्तु है, एक बंद बर्तन में रखी हुई है, और साम्य अवस्था मतलब बैलेंस की जो कंडीशन है, उस कंडीशन में जो वस्तु का ताप है वो बर्तन के ताप के बराबर होता है। अगर जो वस्तु है उसके एकांक क्षेत्रफल पर विकिरण ऊर्जा डेल्टा क्यू गिरती है, तो अवशोषित विकिरण ऊर्जा, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो अवशोषित विकिरण ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू के बराबर होती है। और इसी तरीके से एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली जो ऊर्जा होती है वो बराबर होती है ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। इसकी थ्योरी थोड़ी टिपिकल है, आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। अब अगर वस्तु किसी बंद बर्तन में रखी हुई है, मतलब उनका जो ताप है बर्तन का और वस्तु का ताप समान है, तो क्या होता है, जितनी विकिरण ऊर्जा को वो अवशोषित करेगी, अपने अंदर समाएगी, उतनी ही विकिरण ऊर्जा का वो उत्सर्जन भी कर देगी, बाहर निकाल भी देगी। मतलब अवशोषित जो उसने करी वो कितनी करी? अवशोषित विकिरण ऊर्जा भी मैंने बताया ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू, और उत्सर्जित कितने करी? ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आदर्श कृष्णिका की, आदर्श कृष्णिका के लिए मैंने आपको बताया था कि आदर्श कृष्णिका वो होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाली संपूर्ण विकिरण का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। इसे तो हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी इक्वेशन की अगर हम बात करें आदर्श कृष्णिका के लिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की अगर हम बात करें, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए अवशोषण क्षमता 1 होती है, ये डेल्टा क्यू हो जाएगा, और उत्सर्जन क्षमता हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ली कैपिटल ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्बा। इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम डिवाइड करेंगे, ऊपर आएगा ए लैम्डा डेल्टा क्यू और अपॉन में डेल्टा क्यू, यहाँ पर ई लैम्डा डेल्टा लैम्डा और अपॉन में ई लैम्डा डेल्टा लैम्डा। ये डेल्टा लैम्डा से डेल्टा लैम्डा गया, डेल्टा क्यू से डेल्टा क्यू, तो ए लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन ई लैम्डा। यहाँ से ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा। तो ये है किरचॉफ का विकिरण नियम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब किरचॉफ के जो नियम के महत्व हैं, इस किरचॉफ के नियम से हमें ये रिजल्ट पता चलता है कि कोई वस्तु
जो बहुत अच्छी अवशोषण करती है, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करती है, वो उतना ही अच्छा उत्सर्जन भी करती है। मतलब अगर कोई वस्तु अच्छी अवशोषक है तो वो अच्छी उत्सर्जक भी होगी, और अगर वो बुरी अवशोषक है तो वो बुरी उत्सर्जक भी होगी। तो इसमें अगर हम देखें, जैसे लाल कांच को जब बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो वो ग्रीन कलर देने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लाल कांच है वो लाल रंग को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, और जब उसे गर्म किया जाता है तो वो कौन सा कलर उत्सर्जित करता है? वो कौन सी चमक देने लग जाता है? हरी चमक देने लग जाता है। इसी तरह से जो हरा कांच है वो लाल रंग को अवशोषित करता है, तो गर्म करने पर कौन सी चमक देता है? लाल चमक देता है। तो जो वस्तु जितनी अच्छी अवशोषक है वो उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होती है। जैसे कि जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में कलरफुल कपड़े हमें अच्छे लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं वो हीट के बुरे अवशोषक है। तो वो क्योंकि कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्या करते हैं, वो कम उत्सर्जित भी करेंगे, हीट को कम बाहर भी निकालेंगे, तो वो हमें कपड़े ठंडे लगते हैं। इसी तरीके से जो कलर्ड कपड़े होते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं, वो ज़्यादा भाग को अवशोषित कर लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में से हीट को एमिशन भी करने देते हैं, तो इसलिए वो सर्दियों में हमें अच्छे लगते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कृष्णिका, जो इसके विकिरण, किरचॉफ के विकिरण नियम के, ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टीफन का नियम। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टीफन का नियम। ये नियम क्या कहता है कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा E परम ताप की T की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। विकिरण ऊर्जा परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। ये है सिग्मा, इसका नाम क्या है? सिग्मा, जिसको हम स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं, स्टीफन का नियतांक बोलते हैं। अब अगर आप यहाँ इस फॉर्मूले से देखेंगे, आपको अगर स्टीफन का नियम याद नहीं होगा तो इस फॉर्मूले से आप सिग्मा का जो मात्रक बताएंगे वो क्या बताएंगे? जूल, क्योंकि ई का मात्रक ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है, जूल होता है, और टी परम ताप है, तो परम ताप के लिए केल्विन की पावर 4, ये मात्रक बताएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। स्टीफन का नियम फिर से सुनिए। स्टीफन के नियम में मैंने क्या बोला? किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा, ये जो विकिरण ऊर्जा है ये कौन सी विकिरण ऊर्जा है? जो प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से और प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रही है। तो सिग्मा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, और केल्विन की पावर 4। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टीफन का नियम और साथ में स्टीफन नियतांक का मात्रक, क्योंकि बच्चे जनरली इसमें गलती कर देते हैं। इसका मात्रक सिंपली जूल पर केल्विन की पावर 4 लिख देते हैं, तो ये गलत है। इसका जो पूरा मात्रक है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड और केल्विन की पावर 4, ये आपने ज़रूर लगाना है। अब इसके साथ एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया स्टीफन का नियम या किरचॉफ का विकिरण नियम, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है न्यूटन का शीतलन नियम, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है। स्टीफन के नियम के साथ एक और मैं छोटा सा नियम है वीन का विस्थापन नियम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कई बार, ये बता देती हूँ। वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम ये है कि जैसे जैसे हम कृष्णिका का ताप बढ़ाते हैं
वैसे वैसे जो ऊर्जा है वो निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होती जाती है। लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी, या आप कह सकते हैं कि जो लैम्डा m है, जो तरंग दैर्घ्य है, अधिकतम जो तरंग दैर्घ्य है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है टेम्परेचर की। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे तरंग दैर्घ्य जो है वो कम होती जाएगी। फिर से एक बार बोल रही हूँ कि ताप बढ़ाते जाने पर उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा विकिरण निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होती जाती है। तो यहाँ पर ये जो B है इसको कांस्टेंट बोलते हैं और इसका मान जो है वो 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है वीन का विस्थापन नियम, या फिर इस पे बेस्ड छोटा सा एक न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें B का मान आपको दिया जाता है। अब इस चैप्टर में न्यूटन का शीतलन नियम वाला टॉपिक आपका रह गया है और साथ में ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो वो आपको पता होगा, वो आप लोग खुद करेंगे। न्यूटन का शीतलन नियम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही उस पे बेस्ड प्रैक्टिकल भी आपके कोर्स में है, तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।